अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। हम लोगों ने उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया। हमने उसको देखा कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजरियल स्किल्स। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो माइट बी पॉसिबल आपको आज की वीडियो समझना है, क्योंकि ये जो कंसेप्चुअल डिज़ाइन स्किल्स हैं, ह्यूमन स्किल्स हैं और जो टेक्निकल स्किल्स हैं, ये आपको तभी क्लियर हो पाएंगे जब आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे। सो द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आप उसको पहले देखें एंड देन आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। एंड अब वो लोग के जिन्होंने उसको देखा हुआ है, अब वो इसकी तरफ आ जाएँ। हमारे पास ना, जब हम काम कर रहे होते हैं प्रोफेशनली किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारे पास एक हायरार्की बनती है। टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट और होते हैं सुपरवाइजर्स। तो बेसिकली अब आपने ये देखना है कि जो वो मैनेजरियल स्किल्स हैं किस लेयर पे कितने रिक्वायर्ड होते हैं। जो टॉप मैनेजमेंट है उसको कंसेप्चुअल और डिज़ाइन स्किल्स चाहिए। अब वो किस तरह से चाहिए उसको कंसेप्चुअल और डिज़ाइन स्किल्स के पहली बात कि उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिफ़ाइन करना आना चाहिए। तो ये बेसिकली हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी जो है वो डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास जो टॉप मैनेजमेंट है उसको पता होना चाहिए, वो ये ना करे कि वो जस्ट प्रॉब्लम को देख रही है, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है एंड ऑल दैट थिंग। नो, उसको सोल्यूशन डिज़ाइन करना आना चाहिए। उसमें एबिलिटी होनी चाहिए टू सी द बिग पिक्चर, ताकि वो कंसेप्चुअल स्किल कि वो देख सके, ऊपर से ही पहले पता चल जाए कि ये मसला फ्यूचर में हो सकता है, तो वो पहले ही जो है उसको फिगर आउट कर ले। उसके बाद आ जाता है मिडल मैनेजमेंट, यानी कि ह्यूमन स्किल्स। अब मिडल मैनेजमेंट को ही ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उन्होंने कोऑर्डिनेट करना होता है, उन्होंने सारे सुपरवाइजर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है और उन्होंने टॉप मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। तो इसीलिए उनके पास हाई कम्युनिकेशन ह्यूमन स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। टीम वर्क का जो है वो एक्स्ट्रा एक कोरा जो है वो उनमें पाया जाता है, क्योंकि उनको दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट करवाना होता है। तो एक ऐसे बंदे की जॉब थोड़ी ज़्यादा हेक्टिक होती है। अब आ जाते हैं लोअर लेयर पे, जो कि हैं टेक्निकल स्किल्स। ये हैं हमारे वो टीम जिससे कोई सर दर्द नहीं कि काम आया है या काम नहीं आया, काम कैसे होगा, बस उनका काम है करना। बिकॉज उनके पास अपने टेक्निकल स्किल्स हैं, दे नो हाउ टू कोड, दे नो हाउ टू प्रोग्राम। आपने उनको बता दिया एंड दे जस्ट स्टार्ट वर्किंग। जो बाकी सरदर्द होती है वो होती है कंसेप्चुअल और डिज़ाइन स्किल्स की, ह्यूमन स्किल्स की। ये वाले काम मज़े के होते हैं। हाँ, इन पे बर्डन तब आता है कि जब एक ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जो बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, तो हाँ फिर ऊपर वालों की टेंशन थोड़ी कम और नीचे वालों की थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक हायरार्की चलती है। अब हमारे पास है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं, अगर आप बात करते हो तो किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इन स्किल्स का होना या किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास इन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, जो है लीडरशिप, कम्युनिकेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, निगोशिएटिंग, इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन, मेंटोरिंग, प्रोसेस एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज़। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं कि ये किस तरह के हमारे स्किल्स हैं। लीडरशिप क्या होता है? अब आप अगर एक बात कह रहे हो ना कि अगर 10 बंदों की टीम है और उनमें से कोई भी रैंडम कह रहा है दैट आई वांट टू बी द लीडर, तो वो लीडर नहीं है। लीडरशिप का होना इज मीन आपको बाकियों से ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना कि आप लीडर हो और आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दोगे, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जब लीडर होता है उसको बाकियों से ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि वो हर किसी के काम को जो है वो इवेलुएट कर रहा होता है। और इवेलुएट इस तरह कर रहा होता है कि अच्छा ठीक है, ये नहीं है, लाओ मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ओके इसमें ये कमी लग रही है, ओके लाओ। यहाँ वो कभी खुद ठीक करके देता है, यहाँ वो उनसे करवाता है। बाकी बंदे सिर्फ अपना काम करते हैं, लेकिन जो लीडर होता है उसने सबका काम चेक करना होता है। तो उसके अंदर लीडरशिप कि इस तरह के जो वो होते हैं ना, क्या कह सकते हैं हम, इस तरह के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो पहले से अवेलेबल होनी चाहिए कि वो डिमोटिवेट ना करे। उसके अंदर असिस्टेंस की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मोटिवेशन की, और उसके अंदर बहुत कमाल के ह्यूमन स्किल्स होने चाहिए ताकि वो अच्छे से दूसरों के साथ बिहेव कर सके। तो अब है कम्युनिकेशंस, वही सेकंड पॉइंट आ गया
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो नीचे आपके सुपरवाइज़र या जिनके पास टेक्निकल स्किल्स हैं वो आपके गुलाम बिल्कुल भी नहीं है कि आप उन्हें ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे हो। आपको कलर पसंद नहीं आया, आपने उनको कह दिया फिर से बदल दो। तो हमें बड़ा डिफाइंड रहना पड़ता है कि बार बार हम चेंजेस नहीं करवा सकते, क्योंकि ये वैसे भी सिस्टम के लिए भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है और उसको भी फ्रस्ट्रेट कर सकता है आपके डेवलपर को। तो आपको इस तरह से लेके चलना होता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, एक बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट कि जिसमें अच्छे से काम हो, विद इन टाइम कंप्लीट हो, उसको टाइम पे डिलीवर किया जाए। तो उसके लिए अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। वो कहते हैं ना, प्यार से तो आप किसी से कुछ भी करवा सकते हो, तो अगर गुस्से पे आओ तो अगला बंदा भी जो है वो कहता है कि जाओ भी, अब तुमने जो करना है कर लो, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो बेसिकली ये होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स कि आपने बातों से इतने अच्छे से आपने मतलब जो है वो बात करनी है, बिहेव ऐसे करना है कि आपको काम करवाना आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो जो अब ये भी हमारे ना सॉरी बेसिकली वही पॉइंट्स पीछे वाले आ रहे हैं। जो हमारा मैनेजर है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। अब अगर एक सिस्टम है, यूज़र ने ऐसी डिमांड कर दी है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो आपको या तो यूज़र को उसको अल्टरनेट सोल्यूशन देना है, या फिर उसी की दी हुई रिक्वायरमेंट को इस तरह से आपने जो है वो उसको जो है वो चेंज करना है, ठीक है, या ऐसे जो है वो आपने उसको मोल्ड करना है कि वो इजीली आप उसको कर सकें। तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आने चाहिए कि हाँ ये ऐसे है, ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ये वे भी है, इस वे में टाइम कम लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी कम होगी, ऐसे करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। इन चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। निगोशिएटिंग, अब आप जो काम कर रहे हो उसको ज़रूर निगोशिएट ज़रूर करो अपनी टॉप मैनेजमेंट के साथ और अपनी सुपरवाइजर्स के साथ भी। आप उसको ज़रूर एक दफ़ा जो है ना डिस्कस ज़रूर करो, बिकॉज जो डिस्कशन है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, वो आपके लिए ऊपर के पॉइंट्स जो है ना वो आसान करेगी। लाइक अगर आप निगोशिएट करते हो ना, एक तो आपकी लीडरशिप जो है वो इन्हांस होगी, दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और जो है वो जो है पॉलिश होंगे, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में हेल्प हो जाएगी। जितने ज़्यादा लोगों से डिस्कस करोगे, माइट भी पॉसिबल कि किसी के पास एक ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन हो। इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्योंकि उसके लिए डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन को डुबो भी सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल भी बना सकते हैं। तो उसको ऊपर के कुछ पॉइंट्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से लेके चलना पड़ता है, ठीक है। मेंटोरिंग उसको उसका ये बेसिकली उसका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने नीचे वालों को जो है वो बड़े अच्छे से ट्रीट करे। जितने भी उसके साथ टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं उनको बड़ी एक अच्छे एनवायरनमेंट में लेके चले, उनको मोटिवेट करता रहे और असिस्ट करता रहे। ये नहीं करना कि आपने ऑर्डर दिया, हाँ ठीक है ये तुम कर लो, यू हैव टू असिस्ट देम। और प्रोसेस और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ ज़रूर होनी चाहिए। मेरे पास बंदा लेके आ गया कोड, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है ये लैंग्वेज ही कौन सी है, तो मैं उसको क्या ही हेल्प कर सकती हूँ, या मुझे ये नहीं पता किस लैंग्वेज में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, कौन सी लैंग्वेज जो है वो फ्यूचर में ज़्यादा अच्छे से जो है वो हमें हेल्प आउट कर सकती है। आई एम सॉरी। तो उसके लिए उसके पास ना टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो यही वजह है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ना ये सारे स्किल्स अवेलेबल होने चाहिए। एक्चुअली वेदर इतना चेंज हो रहा है कि गले को पता नहीं बैठे बैठे ही कुछ हो जाता है। सो एवरीवन यू जस्ट इग्नोर माई थॉट। अब हम PMBOK की बात करते हैं, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, लवेबल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बेसिकली पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना वो हमारी इस PMBOK के ऊपर जो है ना आके अटक जाती है, यानी कि 9+1 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। ये कलेक्शन है प्रोसेस का और नॉलेज एरियाज़ का। दो चीज़ें मिला ली, एक हो गया प्रोसेस, एक नॉलेज एरिया। 5 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। प्रोसेस यानी वो एक्टिविटीज़ या टास्क जिन्हें हमने किसी पर्टिकुलर टाइम में पूरा करना होता है। और जो नॉलेज एरियाज़ होते हैं बेसिकली वो जो भी हम लोगों के डोमेन के रिगार्डिंग जो है, जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो हमारे कोर्सेज हैं सारे के सारे, तो हम उन्हें नॉलेज एरियाज़ कह सकते हैं। अब अगर हम अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की CSIT की बात करें तो हमारे पास स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल होता है, ICT इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी होता है। फिर अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में आ जाए तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाती है, और साथ हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आ जाता है। और थर्ड सेमेस्टर में आ जाए तो हमारे पास सॉफ्टवेयर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आ जाता है, एक सब्जेक्ट हमारे पास।
फिर हमारे पास वो टर्म्स आ जाती हैं, लिंक लिस्ट, अरे, एल्गोरिथम्स आ जाते हैं, डेटाबेस आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह एक हायरार्की है, ये सब हमारे नॉलेज एरियाज़ हैं। हम अलग अलग तरह से जो है वो स्टडी करते हैं ताकि अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकें। और बेसिकली इसको IEEE की तरफ से भी एक्सेप्टेड है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से भी एक्सेप्टेड हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 5 हमारे पास प्रोसेस होते हैं: इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। किसी भी प्रोसेस के अंदर हम इन 5 स्टेप्स को लेकर चलते हैं। पहला, इनिशिएट करना, लाइक उसको स्टार्ट करना। फिर प्लानिंग करना कि इसको आगे हमने किस तरह से लेके चलना है। फिर है एग्जीक्यूट करना, लाइक जो प्लान है मेरे माइंड में था, मुझे अब उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है। अब मॉनिटर एंड कंट्रोल में मैंने उस प्लान को साथ साथ चेक करना है कि मतलब कैसा चल रहा है, और जहाँ पे वो बाहर निकलने लगी अपने स्कोप से उसको कंट्रोल करना है। फिर एंड पे उसको क्लोज ज़रूर करना है। अब अगर हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, तो वो कुछ इस तरह से है कि जैसे बिल फर्ज जो है वो अब मुझे जो है वो एक डिश प्रिपेयर करनी है, ठीक है। मैं लेट्स सपोज दैट आई एम गोइंग टू कुक समथिंग। हालांकि अगर मैं ये अपने दोस्तों में कहूँ तो वो मजाक उड़ाएंगे क्योंकि मुझे बिल्कुल कुकिंग नहीं आती। पर चले हम अभी एक एग्जांपल ही कंसीडर कर रहे हैं कि किसी ने कुछ खाना बनाना है, तो सबसे पहले तो वो इनिशिएट करेगा, लाइक वो उठ के किचन में जाएगा, कुछ वो जो भी उसको डिशेस चाहिए, जो उसको सामान चाहिए, वो उसको इकट्ठा करेगा। तो ये जो उसका प्रोसेस है कुकिंग, ठीक है। प्रोसेस का नाम हमने रख दिया कुकिंग। अब इनिशिएटिंग क्या है, वो उठ के किचन में गया, उसने सारा सामान इकट्ठा करके साइड पर रख लिया कि नाउ आई जस्ट नीड ऑल दीज थिंग्स टू कंप्लीट माई प्रोसेस। सामान इकट्ठा किया, अब वो प्लानिंग कर रहा है। चलो मैं आ तो गया अब किचन में, मुझे सामान भी पता चल गया, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं ना कि जो हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं। लाइक हमें अपना जो स्टोव है, वो चूल्हा है, वो चाहिए हमें, वो जो बर्तन हैं पकाने के लिए वो चाहिए हमें, ऑयल चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर किसी में डलती हैं, जैसे अनियंस हैं और ये ग्रीन चिलीज, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, इस तरह की चीज़ें हर किसी में डलती हैं। तो मैंने ये इजी एग्जांपल इसलिए कंसीडर किया क्योंकि ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी आपको, अदरवाइज़ हम सॉफ्टवेयर की भी अभी एक ले लेंगे, ठीक है। अब वो प्लान करेगा कि मैं बनाऊँ क्या इन चीज़ों से। फिर प्लान हो गया, ठीक है, सोच लिया जी वो बिरयानी बनाने लगा है। अब उसने उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, तो मतलब जो उसने प्लानिंग किया वो उसको बनाना स्टार्ट कर देगा। अब उसने बनाते हुए मॉनिटर करना है कि मैं बिरयानी ही बना रहा हूँ कि पता चले कि एंड के ऊपर जर्दा बन जाए। ये है मॉनिटरिंग का फेस। आपने ये चेक करना है कि हाँ मैं काम तो कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट हो रहा है, बन वही चीज़ रही है ना जो मैंने बनाना स्टार्ट की है। बिल फर्ज अगर आपको लग रहा है कि ओवर कुक हो रहा है, वहाँ पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपको फ्लेम को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है आपका स्पाइस बहुत हो गया तो आपको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली आपने अपने बनाते वक्त ना उस चीज़ों को मॉनिटर करना है, उसको कंट्रोल करना है। जब एंड पे खाना पक गया आपने उसको दम दे के उतार देना है। ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग फेज। तो ये एक कुकिंग रिलेटेड एग्जाम्पल है। अगर हम इसको अपने किसी सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करें, जैसे कि जैसे हम अगर क्रीम जो ऐप बुक करते हैं, ये जो गाड़ी होती है क्रीम की, सॉफ्टवेयर है एक। सबसे पहले तो आप इनिशिएट करते हो, आप ऐप के ऊपर जाते हो, ठीक है। आपने ऐप ओपन कर ली, आपने स्टार्ट कर लिया, ठीक है, इनिशिएटिंग पे आ गए। सेकंड पॉइंट है प्लानिंग का। अब आपने ये डिसाइड करना है जाना किधर है, आप कितने बंदे हो, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। ये चीज़ तो आप सब देखते हो कि क्योंकि क्रीम पे लिमिट होती है, वो आपकी अपने घर की वफादार गाड़ी की तरह बेतहाशा लोड और बोझ नहीं रखती, वो गिन के बंदे बिठाती है। तो आप प्लान करते हो कि हाँ अगर हम इतने बंदे हैं तो हमें इतनी गाड़ियाँ बुक करनी पड़ेंगी, और अगर हम ये हैं तो ये गाड़ी हो सकती है, ये है तो ये गाड़ी हो सकती है। ये आपने प्लान कर लिया। एग्जीक्यूट करोगे तो आप राइड बुक कर दोगे। अब राइड बुक किया है, आप मॉनिटर करोगे, ठीक है, कि वो किस तरफ से आ रही है, ठीक है। फिर आपने बैठ के भी गाड़ी में साथ चेकआउट करते हो कि हाँ ये मेरे उसी रूट पे जा रही है। उनके पास तो चल रहा होता है वो गूगल मैप, आपके पास भी चल रहा होता है। आप मॉनिटर करते हो कि ये मुझे उसी रूट पे लेके जा रही है ना कि जिधर मैंने जाना है। अगर वो रूट से हटी, यू हैव टू कंट्रोल इट। आप एक्शन लेते हो कि ये क्यों इस रूट से हटी है। जब आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो आप उसको क्लोज करते हो। तो ये बेसिकली 2 एग्जांपल्स थी कि किस तरह हम प्रोसेस को लेके चलते हैं। अब हमारे पास आ जाता है PM बुक।
मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें कौन से 9+1 पॉइंट्स जो हैं वो हम कवर करते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। बेसिकली आपको लफ्ज़ इंटीग्रेशन जो है वो बोल्ड नज़र आ रहा है, तो हमें बेसिकली इसी पे फोकस करना है, बाकी पीछे प्रोजेक्ट की डेफिनेशन, मैनेजमेंट की डेफिनेशन खुद ही लगा ले। इंटीग्रेट का मतलब होता है आपने दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट करवाना है। तो ऐसे प्रोसेसेस का मौजूद होना कि जो एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन करवाएं या एफिशिएंट इंटीग्रेशन करवाएं बिटवीन प्रोसेस या बिटवीन द सिस्टम्स। तो इंटीग्रेशन तो होगी कि अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है और फ्रंट एंड अवेलेबल है, मैं उसको किसी क्लाउड के साथ इंटीग्रेट करवा रही हूँ, तो ये होगी मेरी इंटीग्रेशन। तो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में भी आपने ये इंश्योर करना होता है कि आपके पास वो सारे प्रोसेस रिक्वायर्ड हों कि जिन्होंने प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करवानी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट का स्कोप मैनेजमेंट। तो स्कोप क्या होता है? बेसिकली हमारे पास स्कोप होती है बाउंड्री ऑफ प्रोजेक्ट। अब जैसे हमारे पास है ना, ये अगर मैं एक ऐसे ड्रा कर रही हूँ, ये जो वाइट पेज है ये स्कोप है, ये जो बाकी ब्लैक है ना ये मेरा स्कोप क्रीप है। अगर मेरा सारा का सारा काम इस वाइट पेज में रहेगा तो वो विद इन स्कोप होगा। मैं जब ब्लैक में डालना शुरू कर दूंगी ना तो मेरा स्कोप क्रीप होगा, वो चीज़ें जो स्कोप से बाहर निकल जाती हैं। आपको आपके प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करना है कि इसमें ये काम हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता, तो वो होता है स्कोप मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम देखें कि हमारे पास हर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम गिवन होता है और हमें उस टाइम के अंदर अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना होता है। तो अब अगर मेरे पास है 1 मंथ का टाइम, तो इट्स अप टू मी कि मैं उसको 1 मंथ में ही कवर करूं। अच्छा है कि वक्त से पहले कर लूं या चलो वक्त पे कर दूं, बट अगर मैं लेट जाती हूँ ना तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप चाहते हो कि प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर हो तो उसके लिए मोनिटरिंग और इवैल्यूएटिंग बहुत ज़रूरी है। आप साथ साथ मोनिटर करते रहो कि हाँ इतना काम हो गया, इज़ दैट ओके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पूरा काम कर लेते हो और वो चीज़ वो होती ही नहीं जो कस्टमर ने मांगी होती है, तो उसमें लैक ऑफ मोनिटरिंग एंड लैक ऑफ इवैल्यूएशन होती है। तो अगर साथ साथ रखेंगे मोनिटरिंग को, इवैल्यूएशन को, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जो है वो हो सकती है। कॉस्ट मैनेजमेंट वेरी क्रिटिकल फैक्टर। अब जो टाइम और कॉस्ट है ना बहुत क्रिटिकल है, दोनों के दोनों डिफाइंड होती हैं। दोनों बाहर चली जाएं तो आपके लिए अच्छा खासा नुकसान कर सकती हैं। मेरे प्रोजेक्ट का जो बजट है $200 है, मैं उसको $400 में कवर कर रही हूँ, तो बाकी का $200 मैं कहाँ से लगाऊंगी? तो बेसिकली आपको है कि आप इस तरह से स्ट्रेटजी सेट करो कि जो कॉस्ट डिफाइन है आप उसके बीच में जो है वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो विद इन दैट कॉस्ट। आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें कितनी कॉस्ट लग सकती है। अब है क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कस्टमर ने जैसी क्वालिटी या जैसा मांगा था ये वैसा है। उसकी फंक्शनल, उसकी नॉन फंक्शनल यूटिलिटीज़ को देखना। तो बेसिकली क्वालिटी को कंट्रोल और मॉनिटर करने से हम देख सकते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट कैसी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब बेसिकली हमारे पास टीम में जितने लोग हैं ह्यूमंस हैं, वो सब के सब एज अ रिसोर्स यूज़ होंगे। हमने उनको एफिशिएंटली यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है कि हाँ तुम बोलते अच्छा हो, तुम कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट को या इस तरह के कामों को लीड करोगे, तुम्हारी कोडिंग अच्छी है तुम डेवलपमेंट को करोगे, ठीक है, तुम्हारी डिज़ाइनिंग अच्छी है तुम डिज़ाइनिंग करोगे, तुम्हारी ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी है तो तुम ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस की तरफ चले जाओगे। ये होता है रिसोर्स मैनेजमेंट कि जितने भी लोग अवेलेबल हैं आपने उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना है। ऐसा नहीं करना तुम्हें कुछ नहीं आता तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई बंदा बिल्कुल यूजलेस हो। हर बंदे में कोई ना कोई स्किल होता है, आपको उसको एफिशिएंटली एनालाइज करना है और उससे वो काम लेना है। दिस इज़ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। बेसिकली हमारे जो प्रोसेस है ना वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कैसे? द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस कैन बी द इनपुट ऑफ द अदर प्रोसेस। तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। अगर मैंने वो लिए ना कि A इज़ इक्वल B+C एंड C इज़ इक्वल A+D एंड D इज़ इक्वल C+E, तो उसमें जो पीछे वाले का इनपुट है ना वो आगे वाले का आउटपुट आगे वाले का इनपुट बन रहा है। तो हमारी जो प्रोसेस की कम्युनिकेशन होती है ना वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन ऊपर से जो नीचे तक आ रही है वो बहुत ही टाइमली होनी चाहिए। अब अगर एक प्रोसेस है उसने 4 हफ्ते लगा दिए काम करने में,
जब तक वो आगे नहीं आएगा वो काम कैसे करेगा। अब ये कुछ इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर है वो कंप्लीट करके काम आगे डिज़ाइनर को देगा तो डिज़ाइनर काम स्टार्ट करेगा ना। वो ऐसे तो नहीं कर सकता कि उसको पता ही नहीं रिक्वायरमेंट्स क्या है वो डिज़ाइन बना दे। इसी तरह जब तक डिज़ाइनर काम नहीं करेगा तब तक डेवलपर कैसे काम करेगा। तो हमने उनको टाइम लैप्स देना है, ठीक है, आपके, क्योंकि इनमें कम्युनिकेशन है इनकी प्रोसेस में कि रिक्वायरमेंट वाले को कहना है भाई आपने बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करके देनी है ताकि आगे वर्किंग स्टार्ट हो। इसी तरह हम डिज़ाइनर से कहेंगे कि यू हैव टू मेक द एफिशिएंट डिज़ाइन विद इन द गिवन टाइम सो दैट द डेवलपर कैन स्टार्ट डेवलपिंग द प्रोजेक्ट। तो दीज आर दी सम कोर पॉइंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। अब है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। तो बेसिकली हम रिस्क हर चीज़ में होता है और ज़िंदगी रिस्क पे ही चलती है, इसी तरह हमारे प्रोजेक्ट भी रिस्क पे चलते हैं। लेकिन जिस तरह हम ज़िंदगी के रिस्क को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट के रिस्क को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कुछ वेज होते हैं जिनके थ्रू हम अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम ये देख लेते हैं कि कितना % रिस्क आ रहा है। ये मैं प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी तो कितने % चांस है लोग इसको यूज़ करेंगे और कितने % चांस हैं कि लोग इसको इग्नोर कर देंगे, लेंगे ही नहीं। तो ये चीज़ों को मैनेज करना है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। बेसिकली मैं अभी आपको ना इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही जो है वो दे रही हूँ। अब है हमारे पास प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। अब ये जो लफ्ज़ है प्रोक्योरमेंट, इसका मतलब है एक्वायर करना या गैदर करना, ठीक है। आपने इकट्ठा करना है चीज़ों को। इसमें आपने वो सारे प्रोसेस जो हैं, वो सारी जो चीज़ें आपको रिक्वायर हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, ठीक है, फिर चाहे वो आपको आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन से लानी पड़े या फिर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करनी है, ये सब की सब आएंगी प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में। लाइक अगर आपने कोई हार्डवेयर डिवाइसेस बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं वो आप लेके आओगे, आपको कुछ सर्विसेज चाहिए, ठीक है, कोई नई टीम मेंबर या कुछ टेक्निक्स या कुछ ऐसे पर्सन जिनकी एक्सपर्टीज़ हो उस लैंग्वेज में, तो वो आपकी आएंगी प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में। ये हमारे 9 पॉइंट्स कवर हो गए। अब हमारा लास्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। तो पहली बात कि स्टेक होल्डर कौन हो सकता है। एवरी पर्सन इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट इज अ स्टेक होल्डर, मे बी यूज़र। आपके पूरे प्रोजेक्ट के स्कोप में जितने पर्सन इन्वॉल्व हैं वो सब आपके स्टेक होल्डर हैं और आपका यूज़र भी आपका स्टेक होल्डर हो सकता है या कस्टमर भी। तो बेसिकली हमारे पास जो स्टेक होल्डर होते हैं ना, उनमें हमारे पास आ जाते हैं मोस्ट ऑफ ऑल पीपल जिन्होंने इसको यूज़ करना होता है, तो उनको भी आपने मैनेज करना होता है। प्रोसेस है, प्रोजेक्ट है, तो बेसिकली ये हमारे पास नॉर्मल डेफिनेशन अगर आप लें तो वो यही है कि हर वो पर्सन जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है हम उसे स्टेक होल्डर कहते हैं। तो ये हमारे 9+1 पॉइंट्स थे PM बोक के। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 10 नॉलेज एरियाज़ हैं, स्कोप है, टाइम है, कॉस्ट है, क्वालिटी है। ये है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। अब आप इस लेयर को देख सकते हो, ये बिल्कुल बीच में है। यहाँ पे स्कोप भी है, टाइम भी है, कॉस्ट भी है, क्वालिटी भी है। आपने उस सबको इंटीग्रेट करना है। रिसोर्स है, कम्युनिकेशन है, रिस्क है, प्रोक्योरमेंट है, स्टेक होल्डर है। जब ये सब कुछ होगा तो प्रोजेक्ट की सक्सेस होगी और ये आपके प्रोजेक्ट के पोर्टफोलियो बनते जाएंगे और आपको एंटरप्राइज में सक्सेस मिलती जाएगी। तो ये है, आपने इन सब को यूज़ करके प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करना है ताकि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। तो बेसिकली ये जो लेक्चर है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक अ प्रैक्टिशनर्स अप्रोच रॉजर प्रेसमैन की बुक से है। ये दूसरी बुक है रिचर्ड एच थायर PM बोक 2000, इसका PDF भी है। आप इन बुक्स से भी मज़ीद रेफरेंस ले सकते हो, बट मोस्ट ऑफ ऑल आई थिंक मैंने काफ़ी इसको जो है वो explain कर दिया with the help of the common examples. In case of any query you can comment me or you can email me. So till then अल्लाह हाफिज़, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम 4 P's का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। So अल्लाह